हेलो गाइस। इस वीडियो में अपन एससीआई का 31 नंबर क्वेश्चन जो भी है सॉल्व करते हैं। राइट, इससे पहले जो भी है अपलोड जो भी है हो गया है। ठीक है, आप जब भी प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पर एससीआई का जो है ना सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का देख सकते हैं। राइट, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे 31, है ना, उसी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इट आप, है ना, सोल्व करेंगे, जिससे ना आपको अच्छे से समझ में आए, आपको रटने की, है ना, जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, एकदम देसी अंदाज में। तो 31 क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है कि स्टेट्स होती है। क्या होती है, जैसे कोई भी प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई भी, ये मान के चलो कि प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम है तो ये रन होता है। ठीक है, ये रन होता है। कोई अगर रन हुआ तो कोई अगर इसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तब रुकेगा वो। ठीक है, उसको वापस प्रोसेसर मिलेगा। तो ये कितने 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करेंगे कि ओएस में, है ना, प्रोसेस स्टेट मॉडल में, क्या प्रोसेस स्टेट मॉडल में प्रोसेस क्या होगी कि जो भी आप टास्क वगैरह का चलाते हैं ना, मान के चलो कि कोई गाना वाना सुन रहे तो वीएलसी प्लेयर हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो। तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो क्या है, एक तरह का, इस सीपीयू के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो वो एक प्रोसेस है ना। तो इस, है ना, इसमें प्रोसेस स्टेट मॉडल में, और इस प्रोसेस स्टेट की कितनी मॉडल होती, 5 होती है। पहले तो न्यू होता है, ठीक है, ठीक है, फिर रेडी होता है, राइट, फिर इसको रेडी से क्या होता है, वेट होता है, टर्मिनेट होता है, राइट, है ना। तो प्रोसेस स्टेट मॉडल की अगर बात करें तो यह, है ना, यह तय करता है कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन के किस फेज में, ये क्या करता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के किस फेज में, कौन से फेज में, यानी कि वो एक टाइम की बात करता है कि अभी प्रोसेस, है ना, कौन से फेज में, राइट। इसकी फेज कौन सी होती है, सबसे पहले तो प्रोसेस न्यू होता है, अगर बात करें तो न्यू होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, न्यू से, यानी कि न्यू में ये होता है कि आपका, है ना, सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो रहा है। अभी लोड पूरी तरीके से हुआ नहीं, हो रहा है, अब रेडी होता है। रेडी किस लिए, यानी कि कंप्लीट जो भी है कि रैम में आ चुका है ये, और प्रोसेसर का वेट कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, रन। ठीक है, रन मतलब कि उसको प्रोसेसर मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वेट। वेट बोलो, यहाँ पे ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक। ठीक है, यानी कि वो इनपुट आउटपुट का जो भी है वेट कर रहा है ना। कोई प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा थोड़ी कि प्रोग्राम चलते जा रहा है भाई, इसको कुछ अगर इनपुट की भी जरूरत, अगर उस प्रोग्राम में डिज़ाइन किया गया है कुछ इनपुट के लिए, तो वो वेट करेगा इनपुट के लिए। ठीक है, और जब इनपुट इसको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, वो वापस, है ना, इस रेडी वाले स्टेज में आता है। ठीक है, रेडी से फिर रन, वेट। जब ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब कंप्लीट हो जाता है, कौन से पे, टर्मिनेट। फाइनल कौन सा होता है, टर्मिनेट, राइट। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेट। टर्मिनेट, है ना, टर्मिनेट मतलब खत्म हो चुका है, राइट, इसकी बात करता है ये, है ना, टर्मिनेट की बात करता है। तो अपन, है ना, तो ये प्रोसेस, है ना, ये कोई प्रोग्राम है या फिर प्रोसेस बोल लो। ठीक है, तो ये अभी कौन सी स्टेज में, ठीक है, ये प्रोसेस स्टेट मॉडल क्या है, यही है जो अपन ने बात करी ना। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3, 4, 5 स्टेजेस होती है इसकी, है ना, 5 स्टेज। तो अभी किस फेज में, है ना, इसकी बात करता है ये प्रोसेस स्टेट मॉडल। ठीक है, और एक प्रोसेस हमेशा, है ना, स्टेट्स के बीच ट्रैवल करती है। यानी कि एक प्रोसेस है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी ना, यानी कि यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो वो हो सकता है कि यहाँ से जो भी है कि ब्लॉक हो गई, यानी कि वेट के लिए, अगर वेटिंग में है तो वेटिंग से वापस कहाँ जाएगी, उसको डायरेक्ट सीपीयू नहीं मिलेगा। रन का मतलब यहाँ कि सीपीयू एलोकेट की बात करी गई है। रन मतलब सीपीयू एलोकेट, सीपीयू मिल चुका है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे रेडी मतलब कि रैम की बात करी गई है। ठीक है, ठीक है। न्यू का मतलब है कि हार्ड डिस्क से रैम में स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ हार्ड हार्ड डिस्क एच डी, हार्ड डिस्क एच डी की बात करें। ठीक है, एच डी डी बोल लो, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करी गई है। यानी कि प्रोग्राम हार्ड डिस्क में होता है स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ से रैम में जाता है। ठीक है, जब रैम में कंप्लीट चला जाता है तो वो रेडी स्टेट में जाता है, तो वो अगली फेज का है ना वेट, जब कंप्लीट पहुंच जाएगा प्रोग्राम तो वो अगली फेज का है ना वेट करेगा। अगली फेज बोले तो जब रैम में आ जाएगा तो वो सीपीयू का, पहले तो एचडीडी में था, वो वेट करेगा रैम में पहुंच जाऊँ, रैम से फिर बोलेगा सीपीयू, सीपीयू में तो यहाँ पे होगा क्या होगा, वेट, है ना, वेटिंग। यहाँ वेटिंग में अगर इसको इनपुट आउटपुट की बात करें, यहाँ पे इनपुट आउटपुट होगा, है ना, इनपुट आउटपुट होगा, इसकी जगह इनपुट आउटपुट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एंड, एंड टास्क, एंड टास्क कुछ इस तरीके से चलेगा। राइट, तो हमेशा प्रोसेस ट्रैवल, तो प्रोसेस क्या करती है, स्टेट्स के बीच ट्रैवल करती है। तो क्या प्रोसेस स्टेट्स के बीच क्या करती है, ट्रैवल। जब है ना, अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन कि जब प्रोसेस है ना इनपुट आउटपुट, यानी कि यहाँ की बात करी जा रही है इनपुट आउटपुट, जैसे कि यूजर से है ना कीबोर्ड, यूजर से है ना कीबोर्ड इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, कीबोर्ड इनपुट चाहिए होता है। ठीक है, तो वह है ना सीपीयू को छोड़कर कहाँ पे, ब्लॉक या फिर वेट स्टेट में चला जाता है। यानी कि सीपीयू पहले मिल मिल गया था इसको, लेकिन जब वेटिंग में वो इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो वो क्या, यहाँ पे प्रोसेस था, प्रोसेस क्या यहाँ पे था, उसका ना इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, तो वो सीपीयू को छोड़ के, यानी कि सीपीयू अब उसके पास नहीं है, इस प्रोसेस के पास, ये मान के चलो पी क्या है, प्रोसेस है, उसको है ना इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी मतलब कि अपन इसकी बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट यानी कि कीबोर्ड की। ठीक है, अगर उसको जरूरत पड़ी यूज़र से है ना कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करवाने के लिए, कोई है ना अपन जैसे प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं ना कि इनपुट करवाते हैं ना, कि यूज़र से पूछते हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, इनपुट फंक्शन यूज़र से अपन पूछते हैं कि भाई एंटर करो। ठीक है, जब ये इनपुट वाली स्टेट में आ जाता है ना तो सीपीयू है ना डिसकनेक्टेड हो जाता है इससे, ये बोलो आप, डिसकनेक्टेड, यानी कि सीपीयू कोई और टास्क होंगे ना वेटिंग में, यानी कि वेटिंग में मतलब सीपीयू का इंतजार कर रहे होंगे, यानी कि वो रेडी स्टेट में होंगे। ये रेडी स्टेट में वो होते हैं जो सीपीयू का है ना वेट करते हैं, तो वो सीपीयू उनको जो वेटिंग वाले जो रेडी स्टेट में है ना उनको एलोकेट होगा, तो ये वेटिंग में चला जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का मेन पर्पस है कि अगर जैसे कि ना कोई प्रोसेस है ना इसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो वह ना सीपीयू को जो भी छोड़ के ना ब्लॉक या फिर वेटिंग इस स्टेट में पहुंच जाए। राइट, और जब है ना इनपुट आउटपुट अगर पूरा हो जाएगा, कीबोर्ड से जो कंप्लीट हो गया, यानी कि कीबोर्ड से जो भी इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, तो है ना प्रोसेस सीधे है ना रनिंग वापस है ना, यानी वापस उसको सीपीयू नहीं मिलेगा। ठीक है, सीपीयू उसको नहीं मिलेगा, तो उसको वापस है ना यहाँ पे वेटिंग रैम में आना पड़ेगा। रैम में आने का मतलब है कि सीपीयू को वेट करना, इससे ना ये इसको यहाँ आना पड़ेगा वापस, इस प्रोसेस को है ना, इस प्रोसेस को यहाँ पे, इस प्रोसेस को यहाँ आना पड़ेगा। राइट, वापस से सीपीयू का इंतजार करेगा, इसको डायरेक्ट सीपीयू नहीं मिलेगा क्योंकि सीपीयू किसी और को मिल चुका था। राइट, कोई वेटिंग ऑलरेडी रैम में थे, है ना, इस तरीके से उसको वापस यहाँ पे वेटिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, जब है ना प्रोसेस सीधे ना रनिंग स्टेट में नहीं जाती। राइट, और क्योंकि सीपीयू उस वक्त किसी है ना और प्रोसेस में बिजी था, है ना, समझ गए आप। तो इसलिए ना इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो भी है ना, इनपुट आउटपुट प्रोसेस की बात करें तो वही है कि सीपीयू का जो भी है कि वो वापस इंतजार करता है, यानी कि रेडी स्टेट में जाता है। यानी कि ये समझो कि एक क्यू, क्यू की तरह है, ये है ना क्यू है,
क्यू में क्या होता है कि आप बैक नहीं जा सकते, आप ऐसे ही जाएंगे लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो मान के चलो कि यहाँ पे क्या था, ये सीपीयू था, सीपीयू था, ठीक है, प्रोसेस सीपीयू में थे। अब सीपीयू से यहाँ पे क्या इनपुट आउटपुट की जरूरत, जब उसको सीपीयू से अगर इसमें ज़रूरत पड़ी तो वापस इसको सीपीयू नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, जैसे कि आगे तो मान के चलो कि एंड है, यानी कि ख़त्म होना है, तो टास्क तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है ना, यहाँ एंड टास्क है, टास्क तो ख़त्म भी नहीं हुआ। अब क्या करेगा, ये रिवर्स में नहीं जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे है ना रेडी, क्योंकि न्यू तो ऑलरेडी रैम में ही है ना, वो प्रोग्राम तो एक्चुअली कहाँ पे है, रैम में ही है। यहाँ तो हार्ड डिस्क की बात करी जा रही है, रैम, ये प्रोग्राम यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि हार्ड ड्राइव में थोड़ी जाएगा ये वापस, सीपीयू इसको मिल नहीं सकता है, एंड हुआ नहीं अभी ख़त्म ये, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे रैम में है, रैम में यानी कि वापस सीपीयू का वेट करेगा ये, इसका मतलब ये, ठीक है। तो वापस वो रेडी स्टेट में जाएगा, इस रेडी स्टेट में जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल इंसाइट की बात करें तो कैसे होता है, जैसे कि एमएस वर्ड में आपने कोई भी है ना फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं ना, एमएस वर्ड में ये आपने फाइल वगैरह क्रिएट करी, ठीक है। तो इस फाइल में है ना, जैसे कि आप फाइल सेव करते हैं, यानी कि इस फाइल में कुछ भी आपने लिखा, ओपन करा, फिर आप सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने का क्या मतलब हुआ, यानी कि कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस दबा रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर में भी क्लिक कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनपुट की आपको है ना सेव करने की ज़रूरत पड़ी इसको। तो आपको है ना सेव करने की ज़रूरत पड़ी, मतलब कि इनपुट की ज़रूरत पड़ी आईओ ऑपरेशन की, है ना। तो आपको बैकग्राउंड में है ना ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो डॉक्यूमेंट उस टाइम लिखने वाला काम बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोग्राम बैकग्राउंड में जो भी है कि ब्लॉक हो जाता है, यानी कि इस टाइम क्या होता है, इस इनपुट के टाइम जो बैकग्राउंड प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, यानी कि बैकग्राउंड प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। सेव होते ही, जैसे ही सेव कंप्लीट हो गया, यानी कि सेव ये कंप्लीट हो गया, तो वापस है ना इस सेव से ये डॉक्यूमेंट किस में चला जाएगा, वापस रेडी में। सेव जैसे ही हो गया, फिर इसके बाद कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा, है ना, रेडी क्यू में चला जाएगा। तो रेडी में क्यू में जाने का मतलब क्या कि जब भी कि आप है ना तुरंत टाइपिंग वगैरह जो भी कंटिन्यू, अगर इसको है ना रेडी में जाएगा, तो इसके बाद अगर उसके बाद जो भी है कि इसको प्रोसेस रेडी के जाने के बाद रन में इसको प्रोसेसर मिलेगा, इसके बाद है ना आप टाइपिंग जो भी है चालू कर सकते हैं, टाइपिंग जो भी है चालू कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो सेव हुआ, सेव के टाइम क्या हो गया, बैकग्राउंड में जो भी है कि प्रोसेस ब्लॉक हो गई, ठीक है। प्रोसेस ब्लॉक होने का मतलब है कि सीपीयू से सीपीयू के से वेटिंग में आ गया, वेटिंग से वापस क्यू में जाएगा, तो क्यू से वापस इसको यहाँ पे जो भी है सीपीयू इसको एलोकेट होगा, ये प्रोसेस जल्दी होगी, ठीक है। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं, कैचे मेमोरी सीपीयू। क्या होता है कि जैसे कि यहीं पे बात करते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, राइट। ये क्या बोलता है कि जैसे सीपीयू है ना, सीपीयू की जो स्पीड काफ़ी जो भी ज़्यादा होती है, राइट। अब ज़्यादा होती है तो उसको सीपीयू को जो डेटा दे रहा है, यानी कि सीपीयू जैसे डेटा है ना रिसीव कर रहा है, तो उसकी स्पीड भी तो फास्ट होनी चाहिए, तभी तो सीपीयू अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। तो इसके लिए है ना एक कैचे मेमोरी होती है, ठीक है। कैचे मेमोरी
सीपीयू को क्या करती है, ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, इसको है ना फास्ट डेटा देने के लिए काम करती है। क्या, फास्ट डेटा, डेटा कैसा, फास्ट। फास्ट डेटा के नहीं देने के लिए इस कैचे मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस फास्ट जो डेटा इसको रिसीव हो रहा है, यानी कि सीपीयू को डेटा जो भी है कि इस कैचे से मिल रहा है, तो उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं पता है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, ये फास्ट जो डेटा है ना जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सॉरी ये स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया, ई आई ऐसे है ना, लोकेलिटी। ठीक है, ये अलग चीज है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सीपीयू अक्सर है ना उसी डेटा को मांगता, जैसे सीपीयू अक्सर उसी डेटा को मांगता है जो एक दूसरे के करीब होता है, राइट। मतलब कि जैसे कि सीपीयू मान के चलो कि करंट में ये वाला जो डेटा है, ये मान के चलो कि ये पूरा डेटा है। ठीक है, तो मान के चलो कि ये D1 है, ठीक है, ये D2 है, अभी सीपीयू के पास ये है, करंट में ये वाला है, तो इसके पास वाला जो डेटा है तो इसको जरूरत पड़ सकती है भाई, है ना, ये इसके पास में है तो जरूरत पड़ सकती है। मतलब कहीं न कहीं ये मान के चलो कि ये है ना, ये पूरा एक डी प्रोसेस का हिस्सा है, पूरा डेटा है ना, क्या है, डी प्रोसेस, ये पूरा डेटा है, और उस डेटा में से भी जो है ना इस सीपीयू को ये पूरा टास्क है, ये पूरा मेन जो भी है टास्क है डी, और उस टास्क में भी ये है ना अलग अलग फ्रेगमेंट में डेटा जो भी पड़ा हुआ है। अगर करंट में सीपीयू के पास ये है, उसको पता है कि यार इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसके भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो सीपीयू उस डेटा को मांगता है जो उसके है ना करीब हो डेटा। ठीक है, इसका मतलब ये, इस प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का मतलब है लोकल। लोकल का क्या मतलब हुआ, वही पास में यार, जल्दी से आ जाएगा फटाफट, है ना, यही होता है ना लोकल का मतलब। तो इसका मतलब यही है कि ये जैसे कि है, और इसका लोकल कौन सा हो गया, नियर बाय ये हो गया, इसका कौन सा हो गया, ये दोनों हो गए, इस तरीके से इसका ये दोनों D3 D4। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, तो जिससे है ना इस कैचर मेमोरी ये हेल्प करती है उस डेटा को जो भी है ना जो भी डेटा ट्रांसफर करने में, फास्ट डेटा। ठीक है, स्पेशल लोकेलिटी की अगर जैसे कि अगर और थोड़ा इसको डीप समझे कि इसका मतलब जो ही है स्पेशल लोकेलिटी क्या है, यही है, राइट। जैसे कि अगर जैसे कि वही है कि मेमोरी ये क्या था, ये मान के चलो कि ये था डी, है ना, ये था डी, अपन ने लिख ही दिया है, उसको क्या बोलो कि एक्स, एक्स डिनोट कर लेते हैं। अब जैसे कि सीपीयू के पास ये एक्स, ये वाले एक्स लोकेशन है, ये इसकी लोकेशन भरा, ये डेटा है, एक्चुअल में डेटा है, ये है लोकेशन। ठीक है, जब सीपीयू है ना मेमोरी को जो भी एक्सेस करेगा ये वाली लोकेशंस को, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये अगली वाली लोकेशन पे जो डेटा है ना वो भी एक्सेस कर ले, x+1। ठीक है, ये x+2, तो इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पे है ना, ये कैचे है ना, कैचे इसको भी है ना, अभी करंट में क्या है कि ये वाला डेटा सीपीयू के पास है, तो कैचे क्या करता है ये कि इसका नेक्स्ट वाला जो डेटा है ना ये कैचे स्टोर कर लेता है। क्यों कर लेता है, इसको ना जल्दी से डेटा देने के लिए, यानी कि ये वाला डेटा भी इस कैचे के थ्रू ही गया है, पर जब कैचे के पास पहुंच जाता है ये वाला डेटा, इसके बाद है ना ये कैचे खुद अगर ये इसको मांगा है ये, तो ये भी मांग सकता है, ये कैचे रख लेगा अपने पास, राइट। रख लेगा मतलब ज़रूरत पड़ेगी इसको जल्दी से, है ना, क्योंकि ये जल्दी सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो जल्दी से ना जो स्पीड मेंटेन
कैचे है ना, इसके साथ ये कैचे मेमोरी कर रहा है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू के साथ। तो ये कि जैसे कि मेमोरी लोकेशन एक्स एक्सेस हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस x+1 का भी एक्सेस होगा, ठीक है। एरे की अगर बात करें अपन, एरे क्या करता है, ये तो अपन ने स्पेशल लोकेलिटी की बात कर ली, ठीक है। ये क्या था आपको मैंने समझा, स्पेशल लोकेलिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल लोकेलिटी की जो बात करी। अभी बात करते हैं एरे की। एरे क्या है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस फॉर्म में जो भी है डेटा जो भी है स्टोर करके रखता है, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में। मेमोरी में क्या करता है ये, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस क्या करता है, ब्लॉक में स्टोर करके रखता है, ब्लॉक में स्टोर करके रखता है। जैसे कि अगर बात करें, ऊपर अपन ने बात करी थी वही है इसका भी मतलब, जैसे कि ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 0 है, 1 2 3 इस तरीके से, राइट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा कि जैसे कि एरे का है ना डेटा लगातार स्टोर होता है, जैसे कि एरे का जो भी डेटा है ये कंटिन्यूस फॉर्म में जो भी स्टोर होता रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो यह स्पेशियल लोकेलिटी के प्रिंसिपल का है ना सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो भी है, ठीक है। कोई है यहाँ पे डेटा मान के चलो कुछ भी है, 2 5 0 10, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये है ना स्पेशल लोकेलिटी भी यही तो कर रही है, जैसे एक्स है, इसका अगला एलिमेंट क्या है, x+1 लोकेशन पे होगा, अगला x+2 x+3 इस तरीके से। तो ऐसा तो एरे में भी हो रहा है। तो यही सबसे अच्छा इसका जो भी है ना, इस कैचे मेमोरी का जो भी है कि फास्ट डेटा देने के लिए ये सबसे बेस्ट एरे वाला जो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जब सीपीयू है ना एरे का एक एलिमेंट उठाता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एरे का ये है ना फर्स्ट इंडेक्स वाला जो भी एलिमेंट उठाता है, ठीक है। तो कैचे क्या करता है पता है, कैचे ये ना कैचे मेमोरी क्या करता है ये, कि वो ये ना पूरा ब्लॉक, ये वाला जो एरे है ना पूरा ब्लॉक ही ये अपने कब्जे में ले लेता है। ये कैचे ये उस पूरे ब्लॉक ही अपने कब्जे में ले लेता है। क्यों कब्जे में ले लेता है, कि सीपीयू ने यार ये वाला डेटा एक्सेस किया है, मतलब कि सीपीयू इस एरे का, ये एरे है ना, ये पूरा एरे है। तो इस एरे का ये वाला सीपीयू ने एलिमेंट जो भी एक्सेस किया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये अगला वाला डेटा भी जो भी है कि इसका पोजीशन यूज़ हो सकता है। तो उसको कैचे है ना मेमोरी, ये पूरे ब्लॉक का है ना उठा लेती है, उठा लेती है मतलब उसके पास आ जाता है। उसके पास आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफर ये सीपीयू के साथ जो भी है कर सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को है ना ये क्या कहते हैं यार, जो भी है ना कि जो इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए ही नहीं, इसको पता नहीं है, पर फिर भी इसके पास रहती है, तो क्या बोलते हैं, लोकेलिटी, स्पेशल लोकेलिटी। स्पेशल नहीं है ये, SPATIL है ना, स्पाशियल, स्पाशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकल इनसाइट की अगर बात करें अपन, जैसे ना हाई एंड वीडियो गेमिंग होते हैं ना, हाई एंड, बहुत हाई एंड वीडियो गेमिंग मतलब मान के चलो कि 3 GB का गेम है, ये पूरा 3 GB का गेम है, ठीक है। तो गेमिंग में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा है ना ग्राफिक्स वगैरह होता है, ठीक है। तो उन ग्राफिक्स को ना रेंडरिंग, यानी कि आपकी ये ग्राफिक्स इसमें जो भी होंगे तो आपके कंप्यूटर डिस्प्ले पर जो भी कि डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना, हो सकता है मोबाइल भी हो, ठीक है। इस पर जो भी कि रेंडरिंग करनी पड़ेगी ग्राफिक्स की, रेंडर, ठीक है। तो ग्राफिक्स रेंडरिंग के दौरान क्या होता है कि लाखों पिक्सल को है ना एरे में स्टोर किया जाता है। जो भी ग्राफिक्स के जो पिक्सल, यानी कि ग्राफिक्स क्या है, इमेज
क्या है, पिक्सल की फॉर्म में, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे जो भी पिक्सल्स है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज इतनी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये इन पिक्सल पिक्सल को क्या करता है, एरे में स्टोर कर देता है। ठीक है, इन पिक्सल को, ये एरे है राइट, इस एरे में क्या करता है, स्टोर कर देता है। और इसी, जब सीपीयू है ना, सीपीयू जैसे कि इसका एक एलिमेंट मान, ये पूरा, ये गेम है, ये पूरा क्या है, ये गेम है, और इस गेम का ये पूरा डेटा है, गेम डेटा कर देता हूँ, गेम गेम डेटा, ये पूरा गेम का डेटा है राइट। और एक इस गेम के डेटा को मान के चलो कि यहाँ पे ये जीरो इंडेक्स, ये 0 1 2 3 4, ये पूरा डेटा है। और अभी है ना, सीपीयू ने सिर्फ ये वाला डेटा जो भी है कि एक्सेस किया है, सीपीयू ने सिर्फ इंडेक्स 1 किया है। ठीक है, तो कैचे क्या करेगा, इस ब्लॉक का पूरा है ना स्टोर कर लेगा जो डेटा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पेशियल लोकेलिटी के कारण है ना, जीपीयू उन्हें बहुत तेजी से स्क्रीन पर लोड कर पाता है ना। इस स्पेशियल है ना, इसी कहाँ गया, इसी है ना स्पेशल लोकेलिटी के कारण जीपीयू क्या करता है, ग्राफिकल ग्राफिकल जो भी है कि, है ना, जो ग्राफिक्स होते हैं उसे ना इस स्क्रीन पर, ये हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर है ना तेजी से है ना लोड कर पाता है, इसी स्पेशल लोकेलिटी के कारण। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि स्पेशल लोकेलिटी एक्सेसिंग नियर बाय मेमोरी लोकेशंस, नियर बाय है ना मेमोरी लोकेशंस जो भी है एक्सेस करती है। और बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर दिस एरे, सबसे ना इसी काम के लिए, स्पेशल लोकेलिटी के लिए यूज किया जाता है राइट। फास्टर कैचअप परफॉर्मेंस, है ना, इससे जल्दी से जो भी है ना रेंडर, जल्दी से फास्ट रेंडर हो जाए। रेंडर का क्या मतलब है, डिस्प्ले हो जाए, सिंपल सी बात है, पर स्पेसिफिक टर्म रेंडर यूज करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले हो जाए। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्टी थ्री क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उफ से रिलेटेड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। ठीक है, उप्स की अगर बात करें कि उप्स में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड जो कि ऑब्जेक्ट बनते ही अपने आप कॉल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, उप, है ना, उप, उप्स की बात कर रहा है ये। तो इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि रियल, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। फिजिकल सेंस में क्या है यहाँ पे कि मेमोरी एलोकेट हुई है, यानी कि मेमोरी मेमोरी उसने स्पेस जो भी है कि घेरा है। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करता है, उसने फिजिकली जो भी मेमोरी जो भी स्पेस लिया है, ये मेमोरी जो भी यूज करी है इसने। और ये ऑब्जेक्ट जो भी है कि किससे बनते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि किसी काम को बनाना। इसका मतलब क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं पे, बिल्डिंग रोड वगैरह जो भी है ना, नेता वगैरह चुनाव से पहले जो भी है ना, थोड़ा जो भी है कि बोल लो कि मेकअप, है ना, दिखे रैली में जो भी दिखे, तो वो मेकअप है ना, जो कंस्ट्रक्शन तो कौन करता है, जो भी बिल्डर वगैरह होते हैं। ठीक है, बिल्डर जो भी है कि ठेकेदार जो भी टेंडर वगैरह जो भी लिया, ठीक है, मजदूर वगैरह से जो भी काम करवाएंगे। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर, उसी से जो भी आप समझो कि ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, फिजिकल कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक क्या है, इसको फिजिकल जो भी है कि इस ऑब्जेक्ट को कौन बनाएगा, तो कंस्ट्रक्टर।
और कंस्ट्रक्टर नाम का क्या है, ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। क्या है? एक स्पेशल मेथड है। मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनते ही, ऑब्जेक्ट जैसे है ना, क्लास का अपन ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से तो अपने आप कॉल होता है। जैसे ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मान के चलो कि ये बन गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बन गया तो यार काम भी तो करना चाहिए ना। तो जैसे है ना, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही बन ये क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये बोलो कि फिजिकल ये क्रिएट हो गया। फिजिकल ये क्रिएट जैसे हो गया ना, तो अपने आप ये क्या है, अपने आप कॉल होता है। ये क्या होता है, सेल्फ, अपने आप। सेल्फ कॉल होता है। और सेल्फ कॉल होता है तो क्या होता है, मेमोरी इनिशलाइज कर देता है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ठीक है, मेमोरी जो भी है इनिशलाइज कर देता है। ऐसे समझो आप, जैसे कि ऊप में है ना, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल ये मेथड होता है, राइट, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनते ही, यानी कि इसका जो भी है कि ऑब्जेक्ट बनते ही, बना कहाँ, जैसे यहाँ पर बना फिजिकल, बनते ही अपने आप कॉल होता है। और क्या करता है, अपने आप बनते ही क्या करता है, कॉल करता है। और कॉल जैसे ही कर देगा, कॉल करने का मतलब ही क्या है, उसी टाइम जो भी मेमोरी एलोकेट कर देगा। कॉल करते ही टाइम, कॉल करते ही टाइम क्या करता है, मेमोरी जो भी एलोकेट कर देगा। ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि, है ना, जैसे कि ये क्लास है, क्लास ए है। अब इसका ना हमें ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो जो क्लास है तो क्लास ए नाम का ही बनेगा ये तो। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, ए नाम का जो भी है कि ए न्यू। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट जो भी है बना। ठीक है, इसको है ना ए वन नाम, इसको नाम दे देते हैं अपन, ये ए है। ए क्या पता, क्लास का नाम है, राइट। इसी क्लास के नाम से ही तो वो बनेगा इसका कंस्ट्रक्टर। और उसको है ना एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल में यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बी। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये क्लास का नाम है, ये वही है, क्लास का नाम है, सेम क्लास का नाम आएगा। और इसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा ना, यानी कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है ना, वो कर देता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ये। तो हमें है ना, अब जब भी हमें इसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे कॉल, इस ओ डॉट, हमें ना इसमें ना कोई डेटा वगैरह जो भी है कि हम डालेंगे। कौन सा डेटा, मान के चलो कि स्ट्रिंग। ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में क्या है, ये ऑब्जेक्ट बात कर रहा है। ठीक है, तो अपन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे ना, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि पैरामीटर, यानी कि हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर डालेंगे ना, तो वो पैरामीटर नहीं, डिफ़ॉल्ट बिना पैरामीटर क्या होता है ना, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, क्या होता है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि पैरामीटर विदाउट पैरामीटर, यानी कि उसमें हम वैल्यू कुछ नहीं दे रहे, विदाउट पैरामीटर कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इस डिफॉल्ट में होता है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बनाते समय वैल्यू लेता है, यानी कि यहीं पे बात कर लेते हैं। पैरामीटराइज नाम से ही है कि पैरामीटराइज, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि भाई इसको पैरामीटर चाहिए, है ना। कंस्ट्रक्टर सी फॉर कंस्ट्रक्टर, उसको ना ऑब्जेक्ट बनाते समय ही, यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बना तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पैरामीटर चाहिए चाहिए। ठीक है, मान के चलो कि भाई ए है, ए क्या है, क्लास का नाम है, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू स्ट्रिंग, है ना। तो यहाँ पे है ना कुछ हेलो लिख दिया, इसकी बात कर रहा है ये पैरामीटर, मतलब इसकी। ठीक है, यानी कि हमें पैरामीटर उसको देना ही पड़ेगा, राइट। पैरामीटर उसको देना ही पड़ेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जैसे अपन है ना एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी मान के चलो, ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अपन ये लेते हैं, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपन। कॉपी कंस्ट्रक्ट, ये क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये O1 कर देते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ भी है ना वैल्यू लिख दी अपन ने, हेलो वाला, ये पैरामीटर है। ठीक, तो इस वैल्यू को है ना, इस वैल्यू को, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को है ना दूसरे नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। नया ऑब्जेक्ट, एक और अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, A2, ठीक है, इस A2 में क्लास तो यही है ना, इसी क्लास का एक दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। इसके कितने भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो इस A2 में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, O1 की, यानी कि ये वाली वैल्यू इसमें कॉपी हो रही है, यही बोल रहा है कॉपी वाला, राइट। कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी कि इसकी, राइट, ये वाली वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो इसमें है ना कॉपी हो रही, कौन सी, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू, राइट। ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो ये मतलब हेलो यहाँ पे जो भी स्टोर हो रहा है, इसकी बात कर रहा है, राइट। फ्रेंड जो भी है कि कीवर्ड दे रखा है, तो फ्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो फ्रेंड क्या बोल रहा है कि, यहीं पे लिख देता है फ्रेंड। फ्रेंड का क्या मतलब, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे तो क्या मतलब हुआ, आप उनकी चीज़ें वगैरह जो भी कुछ मदद जो भी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर पाएंगे, है ना। जैसे कि रुपए की कुछ ज़रूरत पड़ी, कॉपी जो भी नोट्स वगैरह कुछ भी ज़रूरत पड़ी, या कहीं लड़ाई होगी तो भाई वहाँ पे भी कुछ मैटर हो गया तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, तो यार उनके पास जो भी कि कुछ रिसोर्सेस है, पावर है, नॉलेज है, पैसा है, उसका यूज़ कर सकते हो आप, हैं। असली ज़िंदगी में यही है ना इसका मतलब। तो यहाँ पे भी इसका मतलब इसी तरह से है, जैसे कि ये है ना, फ्रेंड फंक्शन कहाँ यूज़ होता है, C++ में एक कीवर्ड है, पहली बात तो ये क्या है, C++ में एक क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड है जो क्या करता है, जैसे किसी बाहरी फंक्शन को है ना, क्लास के
किसी बाहरी फंक्शन को क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की परमिशन देता है ये वाला। यानी कि कोई फंक्शन है, मान के चलो कि ये, ठीक है, ये क्या है, एफ एन फन नहीं, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन क्या है ना, ये फंक्शन है और कोई है ना क्लास के है ना, किसी क्लास के प्राइवेट डेटा, यानी कि ये मान के चलो कि क्लास है, ये क्लास है, कौन सी क्लास है, क्लास मान के चलो कि क्लास ए है। इसके है ना प्राइवेट डेटा होंगे, जो एक्स मान के चलो कि प्राइवेट है, प्राइवेट हो तो प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया यहाँ पे, है ना, प्राइवेट हो गया बराबर एक्स। ये कोई डेटा, इस डेटा में इसको अगर यूज करना है, इसको इस फंक्शन को यूज करना है, और ये फंक्शन है ना, इसका इस क्लास का फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, पर इस फंक्शन में मान के चलो ये कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में एक्स की जो भी जरूरत पड़ रही, एक्स तो यहाँ प्राइवेट है, ये इस क्लास का, है ना, ये मान के चलो कि ये क्लास बी है, ये क्लास बी का फंक्शन है, ठीक है, ये क्लास ए का है, तो प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ये फ्रेंड कीवर्ड अगर आप यूज करेंगे ना, ये फ्रेंड वाला कीवर्ड अपन यूज करेंगे, इस फ्रेंड वाला कीवर्ड की सहायता से जो भी है ना प्राइवेट जो भी है, इसको इस वेरिएबल को अपन यहाँ पे ना एक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड कीवर्ड की सहायता से। तो ये है ना फ्रेंड एक तरह का परमिशन है। ये क्या काम कर रहा है, परमिशन है, परमिशन है कि भाई हाँ परमिशन इसको मिल गई, तो ये यहाँ पे यूज हो सकता है ना, इसका ये मतलब है, राइट। तो अगर जो भी कि कंस्ट्रक्टर है ना, हमेशा क्लास का है ना अपना इंटरनल मेंबर होता है ना। कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का है ना अपना इंटरनल, यानी कि उसको ना बाहर से जो भी है कि लिखना नहीं पड़ता है कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, इंटरनल मेंबर होता है, किसका, क्लास का। ये क्लास होगी तो इसका जो भी क्या है, कंस्ट्रक्टर इंटरनल जो भी है कि मेंबर होता है। ये क्या होता है, मेंबर। मेंबर होता है, मेंबर कैसा होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल होता है। तो वह है ना कभी भी फ्रेंड यानी कि बाहरी नहीं हो सकता। जब इंटरनल की बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है भाई, इंटरनल की बात कर रहे हैं ना, क्लास का ये कंस्ट्रक्टर इंटरनल मेंबर है, तो वह कभी है ना फ्रेंड नहीं हो सकता। यानी कि ये वाला फंक्शन तो जब किसी बाहरी फंक्शन के हमें डेटा को, मेथड को एक्सेस करना है, वेरिएबल को, ठीक है, तो हम फ्रेंड यूज करते हैं ना। लेकिन कंस्ट्रक्टर है ना, ये तो उस क्लास का ही मेंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसीलिए ना फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जैसी, यहाँ पे वर्ड था ना कि ऑप्शन में, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जैसी कोई चीज़ प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, है ना। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जैसी कोई प्रोग्रामिंग में एग्जिस्टेंट नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए जो भी आंसर क्या होगा, फ्रेंड, यानी कि हमें गलत ऑप्शन पूछा गया था ना, तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, राइट। जैसे है ना सॉफ्टवेयर वगैरह अपन जो भी डेवलप करते हैं, जब हम डेटाबेस कनेक्शन का है ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेटाबेस जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाओगे तो यार डेटा जो भी है ना, जैसे ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए आपने, ये सॉफ्टवेयर है, एस फोर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हमें डेटाबेस से ना इसका जो ये, यानी कि डेटाबेस ये है सर्वर मान के चलो, मैं डेटाबेस का जो भी आर्किटेक्चर, इस स्कीमा यहाँ रेडी किया है, स्कीमा यहाँ है डेटाबेस का, इस सॉफ्टवेयर का। यानी कि इस सॉफ्टवेयर में कोड में आप जो भी फंक्शन वगैरह जो भी है ना
डेटा सबमिट जो भी करोगे एक्चुअल में तो यहाँ पे स्टोर होगा ना, और यहाँ पे भी किस फॉर्म में है ना, मतलब टेबल क्या क्या जरूरत है, वो जो भी टेबल सारी स्कीमा डेटाबेस में जो भी है कि बना के रखी। तो हमें कनेक्शन है डेटाबेस को, है ना, सॉफ्टवेयर में जब हम डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन का जो भी है कि इसका ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का उपयोग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड, ताकि ना ऑब्जेक्ट बनते ही डेटाबेस कनेक्ट हो जाए। यानी कि इस सॉफ्टवेयर में जैसे कि लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, है ना, कोई पेज है, लॉगिन तो क्या डालोगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड, या तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड इस सॉफ्टवेयर में तो एक्चुअली स्टोर नहीं है ना, ये डेटाबेस में स्टोर है। डेटाबेस क्या हो गया, सर्वर हो गया। तो यहाँ से जो भी है कि इसको कैसे, यानी कि जैसे इस प्रोग्रामिंग में है ना, इस जो भी आप लॉगिन कर रहे हो, तो उसका ना एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो ये वाली जो यहाँ पे जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है ना, वो क्या, ये यूजर आईडी आप डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, ये किसका काम कर रहा है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। ये किसका काम कर रहे हैं, पैरामीटराइज, परम सी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। तो ये डेटा है ना, यहाँ जो भी है कि चला जाएगा, यानी कि मैच करेगा कि हाँ डेटा ऑलरेडी वो हैक नहीं है, जो आपने जो भी यूज़र नेम आईडी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैक नहीं है, होगा तो जो भी है कि कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34, ठीक है। 34 क्या बोल रहा है कि ये है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है ना। दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, है ना। तो पहले तो ये इसका वर्ड का मतलब समझते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पोली हो गया, ठीक है, एक तो पोली हो गया, एक क्या हो गया, मॉर्फ, PH यहाँ तक, है ना। तो इस पोली का क्या मतलब होता है, इस पोली का क्या मतलब होता है, बहुत, कई सारे, बहुत हो गया, है ना, पोली का मतलब बहुत हो गया। और इस मॉर्फ क्या क्या मतलब होता है, रूप, रूप होता है। तो प्रोग्रामिंग में है ना, इसका अर्थ होता है कि एक ही फंक्शन है, यानी कि कोई ये एक ही फंक्शन है, ठीक है, ये एक ही फंक्शन है, फंक्शन वन। तो अलग अलग परिस्थितियों में ना अलग अलग तरीके से जो भी काम कर सकता है। मतलब कि मान के चलो कि ये फंक्शन है ऐड, ये फंक्शन किस नाम क्या है, मान के चलो कि एरिया, इस फंक्शन का क्या नाम है, एरिया, है ना, एरिया ऐसे, ठीक है, एरिया नाम का ये फंक्शन है। तो जैसे है ना, इसका कोड लिखेंगे अपन, तो एरिया निकालना है किसका, अपन को ना ट्राइंगल का, ट्राइंगल, ट्राइंगल, TRI, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, एरिया, है ना, दो कोटेशन इधर आ गए, एरिया की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस ट्राइंगल का जो भी है ना, अगर इसी के अंदर, इस कोड के अंदर ही अपन लिख रहे कि इस फॉर्मूला ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2, राइट। एरिया की बात कर लेते, एरिया, एरिया वेरिएबल में स्टोर होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है।
यहाँ पे दो हमें वैल्यू चाहिए बी एच, तो बी एच यहाँ पे, ठीक है, बी और एच यहाँ पे जो भी कि वेरिएबल जो भी है कि इनपुट हमने करवाए, ठीक है। बट जैसे ही ये वाला है ना एरिया, तो एरिया जैसे कि मान के चलो कि ये तो ट्राइंगल के लिए हो गया, तो मेरे को तो रेक्टेंगल का निकालना है, रेक्टेंगल का मुझे निकालना है। तो मान के चलो कि एरिया ये हो गया एक दूसरा, ठीक है, ये फंक्शन है, ये इसकी बॉडी, ये किसका है, रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल हो गया, इसका क्या होता है एरिया निकालने का, लेंथ इंटू एल बी, ठीक है। तो प्रिंट की बात करें तो रेक्टेंगल आर कर दिया, ठीक है, आर बराबर यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिख दिया ऐसे करके, है ना। तो यार ये फंक्शन तो अब पता कैसे, ये फंक्शन सेम नाम के हो गए, लेकिन ये रेक्टेंगल के लिए, ये उसके लिए, है ना। तो जैसे कि एक ही फंक्शन अलग अलग परिस्थितियों में ना अलग अलग तरीके से काम करता है, यानी कि फंक्शन तो ये एक ही है, ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या है, एक ही है, पर ये रिजल्ट अलग अलग दे रहे हैं। इनकी बॉडी भी अगर बात करो ना, इनकी अगर कॉल करेंगे इनको, जैसे कि यहाँ पे एल बी, एल और बी, ठीक है। तो कौन सा वाला कॉल होगा, जैसे कि अगर पैरामीटर की अगर बात करें एरिया 2 3, तो कौन सा वाला कॉल होगा, ये दोनों कॉल हो जाएंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इस दोनों में पैरामीटर क्या है, दो दो ही है। अब क्या करेंगे, जैसे कि एल बी एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम होता है मान के चलो। ये एरिया निकालने के लिए, ये भी एरिया निकालने के लिए किसका है, जो ड्रम सिलेंडर बोलो, यहाँ पर सिलेंडर सी फॉर सिलेंडर कर देते हैं, एल बी एच। अब क्या होगा, अब कौन सा वाला कॉल होगा, भाई दो पैरामीटर आपने दिया ना, तो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। अगर तीन कर एक और डाल देते हैं तो ये वाला कॉल होता, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रन टाइम। रन टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला चलेगा। कंपाइल टाइम मैं पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो कंपाइल टाइम की बात करते हैं अपन, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया। कंपाइल टाइम यानी कि हम कोड लिखते टाइम जो भी है हम बता रहे हैं कि कौन सा चलेगा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो ये क्या होता है, अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग बोले तो अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग की बात करते हैं, यानी कि जब कंपाइलर प्रोग्राम को है ना कंपाइल करते समय ही, यानी कि अभी कंपाइल करते समय ही तय कर लेता है, यानी कि कंपाइल करने के बाद की बात नहीं कर रहा, कंपाइल यानी कोड लिखते टाइम ही, कंपाइल करते समय ही तय कर लेता है कि कौन सा फंक्शन होगा। उसको वो क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बात करी थी ना, ये सिर्फ फंक्शन के बारे में काम नहीं करता, ये ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात करता है, यानी कि फंक्शन या ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, ये क्या काम करता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, फंक्शन या फिर ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की बात करता है, राइट।
तो ये अर्ली बाइंडिंग है, कंपाइल टाइम ही डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग बोलो या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें, राइट। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का जो भी है हिस्सा है। रन टाइम क्या करता है कि लेट बाइंडिंग, जब प्रोग्राम ये कंपाइल टाइम काम कर रहा था, अर्ली बाइंडिंग, ये ना रन टाइम के दौरान फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो रन टाइम पर पता चलेगा, है ना, वर्चुअल फंक्शन का उपयोग करके फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर हम यहाँ से अगर जो भी फिक्स वैल्यू दे रहे हैं अपन ने स्टार्टिंग में ये कंपाइल करते टाइम फिक्स वैल्यू दे दी, पता है कि ये वाला दिया था, ये वाला रन होगा, लेकिन रन टाइम पर जो भी है कि इनपुट करवा रहे हैं, राइट, इनपुट हम करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं कोई वैल्यू। दूसरा कौन सा होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग कहते हैं, राइट। जब प्रोग्राम है ना रन के दौरान, यानी कि प्रोग्राम जो भी है कि रन हो रहा है, रन के दौरान अगर कोई फंक्शन है ना एग्जीक्यूट होता है, और इसमें क्या होता है कि वर्चुअल फंक्शन का उपयोग करके ना फंक्शन ओवरराइडिंग करते, यहाँ तो ओवरलोडिंग था, यहाँ ओवरराइडिंग, है ना, फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कैसे, अगर आप दो पैरामीटर दोगे तो ये वाला कॉल होगा, अगर तीन पैरामीटर आपने दिए रन टाइम पे, इनपुट आपने जो भी कि इनपुट फंक्शन वगैरह, इनपुट वाला फंक्शन यूज किया है, अगर दो पैरामीटर दोगे तो ये वाला रन होगा, तीन दोगे तो ये वाला रन होगा, राइट। तो ये ओवर राइडिंग हो रही है यहाँ पे इस वाले में, राइट। तो ये दो प्रकार का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम, है ना। ये है ना, ये प्रोग्राम लिखते समय ही अपन ने वो लिख दिया, कौन सा वाला चलेगा, हमें पहले से पता, इसमें पहले से नहीं पता, हमारे पैरामीटर जो भी है ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर रियल वर्ल्ड में अगर बात करें कि एक प्रिंट बटन का अगर उदाहरण ले, है ना, प्रिंटर है ये, प्रिंट हमें करवाना है, इस प्रिंट बटन को जैसे है ना उदाहरण ले कि यदि आप, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, प्रिंट वगैरह दबाते हैं, कंट्रोल पी, है ना, इसको प्रिंट करने की कोशिश कर, कंट्रोल पी, तो ना टेक्स्ट प्रिंट होता है। वर्ड की अगर बात करें तो क्या होगा, टेक्स्ट प्रिंट होगा, ठीक है। अगर इमेज की बात करें, यानी कि यहाँ पे इमेज की बात करते हैं, यानी कि इमेज की अगर बात करें, ये क्या आई फॉर इमेज है, यहाँ पे कंट्रोल पी दबाते तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे फोटो प्रिंट होगी भाई, फोटो प्रिंट होगी, यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट होगा, ठीक है। नाम एक ही है, प्रिंट वाला फंक्शन ही चलाया, फंक्शन अपन ने प्रिंट वाला ही बटन दबाया ना, कंट्रोल पी किया, यहाँ पे भी कंट्रोल पी किया, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है वो, यहाँ पे इमेज को प्रिंट कर रहा है, काम दो अलग अलग हो गए ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे भी जो भी है कि क्या टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, इसी को प्रिंट कर रहा है ना। तो हमने फंक्शन तो एक ही बनाया, यानी कि प्रिंट फंक्शन तो एक ही बनाया, पर हम इसको टेक्स्ट प्रिंट करने पे भी यूज कर रहे हैं और फोटो प्रिंट करने पर भी यूज कर रहे हैं, इसका ये मतलब है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का मेन पर्पस ये है, ठीक है, कि हमें ना फंक्शन वगैरह जो भी है कि एक बार जो भी हमें बनाना पड़ेगा, हम इसको ना रीयूज जो भी है कर सकते हैं, पैरामीटर अलग अलग देकर जो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। 35 क्वेश्चन की बात करते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन में ये है कि हमें कोई भी है ना, कोई भी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं, मतलब कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको यार कैसे है ना, उसका बजट वगैरह कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कौन सी चीज़ एफर्ट्स में है ना उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तभी तो पता चलेगा कि यार हमें है ना सॉफ्टवेयर का भाव कितना लगाना है। कोई भी कंपनी तभी तो ना क्लाइंट को बताएगी कि यार ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इतने सारे जो भी है कि रिसोर्सेस लगेंगे, और उस रिसोर्सेस को कैलकुलेट करेगी यार, है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, या फिर टाइम लगे उस टाइम के भी आपके कॉस्ट को कैलकुलेट करें कि भाई आपका जो भी है ये प्रोजेक्ट है ना, बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, पूरा जो भी है कि कितना 5 लाख रुपए लगेंगे या 50 लाख लगेंगे। ठीक है, तो वो मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, और किन चीज़ों को कैसे है ना हम काउंट करते हैं, यही है। ये है क्वेश्चन जो भी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट, है ना। इसका क्या मतलब होता है? माप, यानी कि मापने के वाले, है ना, माप। तो मैट्रिक्स है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है, डायरेक्ट, है ना, एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट वाले में क्या चीज़ आएगी और इनडायरेक्ट में क्या आएगी? डायरेक्ट मेजर की बात करता है ये, डायरेक्ट मेजर और ये इनडायरेक्ट मेजर। इसमें क्या होता है कि जिन्हें है ना डायरेक्ट वाले में, डायरेक्ट सिंपल से नाम से स्पष्ट है ना, डायरेक्ट क्या मतलब क्या हुआ, कोई घुमाना घुमाना नहीं है, डायरेक्ट जो है वो है, सीधी की सीधी बात। ठीक है, कोई घुमाने वाली बात नहीं है, जो डायरेक्ट यानी कि सीधा गिना या नापा जा सकता है। क्या किया था? डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट काउंट, डायरेक्ट काउंट भाई, इसका मतलब है 1+2+3 ये करना है, तो इसका मतलब तो सिंपल से ना काउंट ही करना है। इसका मतलब कितना हुआ? 6। सिंपल सा इस पता ही चल रहा है हमें। लेकिन इनडायरेक्ट में है ना, इनडायरेक्ट हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, यानी कि पहले तो इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इसमें सीधा है ना इस तरीके से नहीं गिना जाता है, यानी कि कितने आवर्स लगने हैं, कितने इंजीनियर्स लगने हैं। इसमें क्या हो गया कि जो कोई प्रोग्राम वगैरह अपन बनाते हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, ये मान के चलो कि पूरा ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यार आप कोड वगैरह लिखोगे ना, कोड लिखेगा तो लाइंस को काउंट कर सकते हैं ना, मतलब टाइम लगेगा, कितने फंक्शन हैं, कितने मान के चलो कि इसमें फंक्शन है, फंक्शन भी यूज़र के अकॉर्डिंग इसको कितने फंक्शन चाहिए वो भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है सारा? डायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट में आता है कि यार कितने इंजीनियर्स लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि यार कितना वो टाइम लेंगे। और ये थोड़ी ना सारे इंजीनियर्स एक जैसा जो भी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कोई लेजी होगा, कोई कम लेजी होगा, कोई एक्सपर्ट होगा, मतलब कि काफ़ी हाइपर फोकस के साथ काम करने वाला इंसान है। ठीक है, उसको कम टाइम लगेगा, तो ये इनडायरेक्ट में आ जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में होता है सीधे जब ये कि नापा नहीं जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी। क्वालिटी यार आप जैसे कि क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, राइट, बट ये बोलो कि मैं उससे अच्छा हूं, सिर्फ इस वर्ड से कैसे हम नापोगे? किस सेंस में? लिखने में अच्छा हूं, तो यार लिखने में अच्छा हूं किस सेंस में? राइटिंग हो गया, या फिर कितनी लाइंस 1 घंटे में लिख पा रहा हूं, तो वो हमें कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। सिर्फ क्वालिटी की तो ऐसे इससे तो मेजर कर नहीं पाएंगे अपन।
क्वालिटी हो गया, जैसे कि परफॉर्मेंस हो गया। क्वालिटी परफॉर्मेंस बात एक ही है। आप बोलोगे इसको भी नाप सकते हैं, जिन्हें ना सीधा जब डायरेक्ट नहीं नापा जाता है, लेकिन इनको है ना इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि इसको क्वालिटी में या परफॉर्मेंस से ना महसूस कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। मैं ये परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, गुड। पर गुड ये किस किस सेंस में, ये किस सेंस में बात करी गई है, क्या पैरामीटर यूज किए गए, यानी कि अगेन हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। परफॉर्मेंस जो भी है कि वेरी गुड, वेरी गुड पर किस सेंस में, हमें अगेन इसकी कुछ पैरामीटर लेने पड़ेंगे, कुछ नंबर लेने पड़ेंगे, डेटा, तब जाके तो इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। इसको सीधे नहीं मापा जाता, इनडायरेक्टली हमें हेल्प की वजह से जो भी काउंट किया जाता है, राइट। इनडायरेक्ट जो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर कॉस्ट की बात करें, ऑप्शंस की है ना, क्वेश्चन में ऑप्शन में कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट तो यार सीधा है, 5 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए लगेंगे, कि जो भी लगना है। ये तो सीधा हिसाब है ना यार, कि भाई 5 लाख लगेंगे, ये तो सीधा है, डायरेक्ट है ना। ये तो डायरेक्ट की कैटेगरी में आ गया, है ना। एफर्ट अप्लाइड की बात करते हैं। यानी कि टाइम कितना लगा है, ये एफर्ट्स की बात करो। अगर सॉफ्टवेयर अगर जो भी ये बनाया है हमने, तो पर्सन्स मंथ क्या आएगा भाई, पर्सन्स होंगे, कितने मंथ, हो सकता है ईयर भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, है ना। तो इसको है ना पर्सन्स मंथ, मंथ की बात आ गई ना। अब पर्सन से होता है तो यार यहाँ पे कोई नंबर से पता नहीं चल, मतलब पर्सन हो सकता है कि 200, ठीक है, एक काउंटेबल है। मंथ्स भी क्या है, काउंटेबल है कहीं कहीं। ये कितने आएगा, ये भी डायरेक्ट में ही आएगा, D4 डायरेक्ट। एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की अगर बात करें, जैसे ना कि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जैसे कि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज यानी कि इस जो भी है ना हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर इसको चलाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर क्या चाहिए, या फिर इसको है ना बनाने के लिए हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने इंजीनियर यार कैसे काम करेंगे, किसी सिस्टम पे तो काम करेंगे, तो वो सिस्टम खरीदने पड़ेंगे ना, जो रिसोर्सेस होंगे। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बात कह रहे हैं, क्या होगा कि जैसे मेमोरी हो गई, क्या हो गया, सीपीयू हो गया, ये रिसोर्सेस में होते हैं। ये कितना अच्छे से ना इस्तेमाल करता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो बनाया हमने, मेमोरी या फिर सीपीयू का कितने अच्छे से इस्तेमाल करता है, ठीक है। यानी कि इसकी बात करें, इसमें इस बात नहीं करी एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी किसकी, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर जो भी बना रहे हैं, तो ये बनने के बाद मतलब कि हमने टेस्ट वगैरह किया, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, ये इसकी बात कर रहा है, राइट। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। रिसोर्सेस, मेमोरी, सीपीयू का हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके जो कैपेसिटी है ना, अच्छे से कितने अच्छे से जो भी कि इस्तेमाल करता है ये सॉफ्टवेयर हमने जो बनाया, ठीक है। तो इसे अपन है ना सीधे तौर पर जो भी कि नहीं गिन सकते कि हाँ भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, 10 अच्छा काम कर रहा है, 90 अच्छा काम कर रहा है, इसको डायरेक्ट अपन गिन नहीं सकते। इसे है ना टेस्टिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद
इसको डायरेक्ट हम नहीं गिन सकते हैं, डायरेक्ट नहीं गिन सकते। इसे है ना टेस्टिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद इनडायरेक्टली कैसे टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना, हमें कोई कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा भाई कि हैवी कोई इनपुट वगैरह जो भी कि डालकर देखे कि भाई क्या रिस्पॉन्स कर रहा है ना, डेटा देख के देखना पड़ेगा। टेस्टिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा इसका, ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, है ना, कि बढ़िया कर रहा है ना, मेमोरी कितना बढ़िया तेज चल रहा है, लेकिन एक रिस्पेक्टिव कोई तरीका नहीं हुई है डायरेक्ट, है ना। ठीक है, सीपीयू मान के चलो कि लेस यूज हो रहा है या फिर मेमोरी है ना कम यूज हो रही है, ठीक है, पर वो हमें टेस्टिंग डायरेक्ट थोड़ी पता चलेगा, हमें टेस्टिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा यार मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, परफॉर्मेंस सीपीयू कितना अच्छे से जो भी कि इसको या तो कम ऐसे एल्गोरिदम यूज़ किए गए हैं कि सीपीयू का जो भी कि कम जो भी इस्तेमाल हो, है ना। ऐसा नहीं कि सीपीयू पूरा इसी टास्क को जो भी एक इसी सॉफ्टवेयर को लेके रखा है, दूसरी टास्क चल ही नहीं रही है, ठीक है, वेटिंग स्टेट में आ गया, इसको डायरेक्ट नहीं गिन सकते। ये किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट। ये एफिशिएंसी किस में आ जाएगी, इनडायरेक्ट, राइट। यानी कि इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो एक डेटा लेना पड़ेगा कि यार कितना जो भी कि कितने टाइम में कितना काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही है कि हमें ना सीधे तौर पर जो भी हम काम नहीं कर सकते, यानी डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, या डायरेक्ट कॉस्ट को भी अपन कर सकते हैं, अभी कॉस्ट नाम से स्पष्ट है, 5 लाख जो भी है। एफर्ट्स यानी कि पर्सन मंथ की बात कर रहे हैं, एफर्ट्स यार कितने अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, जैसे ना कोई एग्जाम वगैरह जो भी कि आप जो भी कि यूपीएससी या फिर पीसीएस के ना बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यार उसमें भी जो भी एफर्ट वगैरह लगा तो अटेम्प्ट है ना काउंटेबल होंगे ना, पहले प्रयास में निकलेगा, दूसरे तीसरे, ऐसा थोड़ी कि काउंट ही नहीं कर सकते, अनलिमिटेड पूरी लाइफ ही चलेगी या फिर कम पड़ गई दूसरी लाइफ चाहिए, अब ऐसा थोड़ी ना होगा, काउंट कर सकते हैं। एफिशिएंसी एक ऐसी चीज है कि यार कि इसको अपन है ना डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा, एक प्रॉपर जो भी है कि ना डेटा लेना पड़ेगा कि भाई इतने जो भी है कि इनपुट जो भी है कि अपन 1 मिनट में जो भी है कि इतने जो भी फॉर्म वगैरह जो भी भर रहे हैं, यानी कि इसको है ना 50,000 जो भी की कस्टमर जो भी है ना एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम इसका परफॉर्मेंस इस सॉफ्टवेयर का क्या रह रहा है, यानी डेटाबेस का क्या रह रहा है, क्रैश हो जा रहा है कि रेस्पॉन्ड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ऑप्शन सी की है ना बात, ये एफिशिएंसी वाला सही हो जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिकल इंसाइट की अगर बात करें कि जब आप कोई कार वगैरह खरीदते हैं ना तो उसकी कॉस्ट डायरेक्ट मेजर करते हैं, राइट, लेकिन कार का इंजन कितना स्मूथ एफिशिएंट या फिर इनडायरेक्ट, ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। कोई कार वगैरह है, ठीक है, ये कार वगैरह है, ठीक है, उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसके इंजन की अगर बात करें, इसकी इंजन की बात करें, है ना, कितना स्मूथ चल रहा है, एफिशिएंट है, इसके हम डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट में जो भी एक मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे चलाने के बाद ही समझा जा सकता है, राइट, चलाने के बाद ही समझा जा सकता है, राइट। तो इनडायरेक्ट में क्या आता है, एफिशिएंसी आती है, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ये इनडायरेक्ट का हिस्सा है, ठीक है। इनडायरेक्ट का हिस्सा कौन सा है, एक तो क्वालिटी आ गई, सॉरी यहाँ पे होगा QUALITY, क्वालिटी हो गया, एफिशिएंसी अभी बात करी है अपन ने, और रिलायबिलिटी, ये 3 चीजें है ना इनडायरेक्ट में आती है, इनडायरेक्ट में आती है, राइट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में जैसे कि क्यू क्यू एक क्या होता है, कतार की तरह होता है। ये क्यू का क्वेश्चन है, तो आपको मैं डेटा स्ट्रक्चर है ना, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा किसे है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्यू क्यू की बात करें, क्यू है ना, एक कतार की फॉर्म में होता है, राइट। फीफो, इसका जो भी रूल कौन सा होता है, फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे जो पहले आएगा पहले उसको निकलने मिलेगा, राइट। तो जब एक का ना सिंपल अगर क्यू की बात करते हैं, ये क्यू क्यू कौन सा है, सिंपल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्यू ये भर जाता है, यानी कि पहला एलिमेंट कुछ डाल दिया, ठीक है, क्यू अब भर गया। अब क्या होगा, तो जैसे कि आगे है ना खाली जगह होने पर भी है ना पीछे नया डेटा नहीं डाला जा सकता। मतलब कि आगे खाली है डेटा, मान के चलो ये जोड़ दिया, ये वाला खाली है, सबसे पहला एलिमेंट ये था, राइट, यहाँ पे फिर ये डाला, ये अब यहाँ पे खाली है, तो अब इसमें ना डेटा जो भी है कि नहीं डाल सकते। इस समस्या को ना सोल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन डेटा जो भी एंट्री करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो ऑलरेडी फुल है, खाली है आगे, तो यहाँ से तो डेटा आउट होता है। क्या होता है, डेटा आउट होता है, राइट। तो इस समस्या को जो भी सोल्व कैसे करें, यानी कि हमें डेटा यहाँ पे एंट्री करवाना है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, राइट। तो इस समस्या को यहाँ पे, ये समस्या ये खाली स्पेस है, तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए एक दूसरा क्यू यूज किया जाता है। कौन सा क्यू, उसका नाम है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू जो भी है यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसमें ये वाला जो नोड स्टार्टिंग वाला था ना, ये इससे लिंक होता है, पीछे से, पीछे वाले से, ठीक है। इसमें जो आखिरी आखिरी पोजीशन है, यानी कि आखिरी जो पोजीशन होती है वो पहली वाली पोजीशन से लिंक होती है। मतलब इस तरीके से अगर इसको समझे, ये है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है और ये चार है। तो अब ये ना ये वाली जो पोजीशन है ये लिंक होती है इससे, यानी कि लास्ट वाला जो है ना आखिरी एलिमेंट होता है वो पहले वाले से लिंक होता है, राइट। तो इसमें आखिरी पोजीशन को वापस है ना पहली पोजीशन से जो भी है जोड़ दिया जाता है, राइट, ताकि है ना खाली जगह का दोबारा है ना यूज कर सके, इस जगह का यूज कर सके, यूटिलाइज यूज कर सके, है ना। इस तरीके से अपन सर्कुलर सर्कुलर क्यू का जो भी है यूज करते हैं, ठीक है। बफर की बात करते हैं तो एक टर्म ये सर्कुलर क्यू था, राइट, एक टर्म था बफर। बफर क्या होता है कि कोई है ना चीज स्टॉक में रखना, यानी कि खत्म ना हो जाए वो चीज को स्टॉक में रखना, उसको बोलते हैं बफर। हमें पता है कि यार घर में जो भी है ना मसाले मसाले जो भी है वगैरह, ऐसा थोड़ी कि हर दिन जो भी है कि लाते हैं, हमें पता है कि मसाले नमक जो भी है कि इसका डेली यूज होता ही है, जब भी है ना खाना बनता है यूज होता है, तो उसका ना बफर रख रखा है, यानी कि स्टॉक रख रखा है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें तो टेम्परेरी यानी मेमोरी स्टोरेज को कौन सी होती है, जो टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज होती है, मेमोरी स्टोरेज, उसको क्या बोलते हैं, बफर, राइट, टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज। इसका है ना
इसकी बात कर रहे थे कि क्योंकि इसका ना स्ट्रक्चर जो भी कंटिन्यूस होता है, इसका स्ट्रक्चर जो भी कंटिन्यूस होता है, राइट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूस, है ना। तो ये किस तरह दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ये वापिस आ रहा था, रिंग रिंग की तरह दिखाई दे रहा है ना। मान के चलो कि इसको भर दो, ये डेटा इस तरीके से, है ना, ये इसमें डेटा आ रखा है, मतलब कि यहाँ पे 4 रखा है, 3, 2, 1, ये खाली था, ये 1 हो गया, ये खाली था, इसकी जगह जो तो कनेक्टेड हो गया ना, रिंग जैसा दिख रहा है, ये तो रिंग बन गया, कंटिन्यूस लूप की तरह हो गया ये, ठीक है। इसी इसकी ये डिजाइनिंग है ना, इसकी ये डिजाइनिंग है, इसी डिजाइनिंग के बेसिस पर जो भी है, हमें इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर सर्कुलर क्यूब को रिंग बफर, ठीक है। अब समझ में आ गया कि रिंग बफर, बफर का मतलब क्या, कि टेम्परेरी जो भी एक स्टोरेज है, राइट, टेम्परेरी स्टोरेज है अपन ने जो भी एक्स्ट्रा स्टोरेज करने के लिए, तो उसको क्या रिंग बफर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इस सर्कुलर को ही क्या कहा जाता है, रिंग बफर। रिंग का मतलब समझ गए, ये सर्कुलर लास्ट जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले जो भी है कि एलिमेंट से जो भी है लिंक होता है ना। एलिमेंट से नहीं, पोजीशन की बात करी गई, ये लास्ट वाला जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन से भी लिंक होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि खाली जगह का है ना दोबारा जो भी है कि यूज कर सके, और इस स्ट्रक्चर को, इस ऐसी डिजाइनिंग को जो भी बफर है, तो बफर क्या, टेम्परेरी जो भी डेटा स्टोरेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पूरा क्या कहते हैं, रिंग बफर, राइट। अब इसका प्रैक्टिकल जो भी है कि एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये सर्कुलर क्यू वाला जो भी है ना रिंग बफर वाला यूज़ कहाँ पे होता है। यूज़ की बात करूँ मैं इसको, जैसे आप यूट्यूब पे है ना ये वीडियो भी देख रहे होंगे, राइट, आप यूट्यूब पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पट्टी चल रही होगी, ठीक है, एक पट्टी चल रही होगी। आप जैसे अभी है ना करंट यहाँ पे है, तो ये पट्टी है ना कुछ वाइट वाइट से हल्की सी यहाँ तक होगी, मतलब कि अगर अभी है ना आपका इंटरनेट अभी क्लोज भी कर दोगे ना, अभी आप यहाँ पे हो, अगर वाइट वाली पट्टी है ना एक हल्की सी है ना यहाँ पे भरी हुई, तो आप यहाँ तक है ना इस वीडियो को विदाउट इंटरनेट देख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, विदाउट इंटरनेट ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट यानी कि ये डाउनलोड तो अपन ने किया ही नहीं है, पर हुआ क्या कि जो है ना वीडियो अपन स्ट्रीमिंग यूट्यूब या ऑडियो प्लेयर पे ना रिंग बफर का है ना, इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है कि यहाँ से है ना ये इतना वीडियो यहाँ पे जो भी है टेम्परेरी बफर में जो भी है लोड हो गया, लोड हो चुका है, यानी कि हमारा जो बफर है, बफरिंग वगैरह होता है ना, बफरिंग, जैसे कि इंटरनेट मान के चलो कि आप जो भी कि डेटा वगैरह मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हो, तो वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड थोड़ी होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो जब भी है ना नेटवर्क जो भी स्पीड जितनी मिलती है ना, उसको यहाँ पे ना आपका वीडियो यहाँ पे चल रहा है तो वो स्टोर कर लेगा वीडियो, राइट। एक टेम्परेरी जो भी है कि मेमोरी में जो भी है कि आपका जो भी वीडियो लोड कर लेगा, जैसे कि पुराना वीडियो है ना, अब क्या होगा कि जैसे कि ऐसा नहीं है पूरा वीडियो जो भी कि आ, आप है ना जैसे कि मान के चलो कि यहाँ हो, अभी यहाँ हो तो यहाँ वाला भी है ना ये भी लोड रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पहुँच गए देखते देखते यहाँ पे, चलो आगे वाला तो जो भी है ना कि बफर की टर्म में जो भी कितना लोड रहेगा, लेकिन ये पीछे वाला है ना ये डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे है ना डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो विदाउट नेट नहीं चलेगा, क्योंकि वो डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना यहाँ तक, तो वो एकदम से विदाउट बफर चल पड़ेगा, क्योंकि मान के चलो कि यहाँ हो तो हो सकता है कि यहाँ तक ही डेटा जो भी है कि स्टोर हो, लेकिन पूरा पूरा स्टार्टिंग वाला वीडियो जो भी कि स्टार्टिंग वाला डिलीट हो जाएगा, मतलब कि जो पहले है ना रिसेंट वाला डिलीट हो जाएगा, ये समझो आप, जो आगे आप देख रहे हो ना वो टेम्परेरी जो भी लोड हो जाएगा, पुराना देखा हुआ वीडियो डेटा जो भी डिलीट हो जाएगा, और उसी है ना खाली जगह में नया वीडियो जो भी है कि लोड हो जाएगा।
अगर मेमोरी की बात करें ना, तो जो बाद वाला है ये जो भी डिलीट होता रहेगा, नया ऐड होता रहेगा। ये जब यहाँ तक पहुँच जाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा, पूरा नया लोड होता रहेगा। इस तरीके से जो आप है ना यूट्यूब पे वीडियो जो भी देख सकते हो, राइट। इसका यूज़ ये है ना। कनेक्ट लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड, राइट। फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। ओवरराइट ऑल टेम्परेरी डेटा, ये टेम्परेरी डेटा क्या रहता है, ओवरराइट होता रहता है। ये डेटा क्या होता रहता है, ओवरराइट होता रहता है। हर बार जो भी है नया डेटा, पुराना डिलीट हो जाएगा, नया भरता रहेगा। ठीक है। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि 37 जैसे है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा, एसआरएस है ना, जो जैसे सॉफ्टवेयर हमें बनाते हैं, बनाने से पहले पूरा है ना एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या फंक्शंस ऐड करने हैं, ठीक है, क्या हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिएंगे। पूरा एक तरह का सॉफ्टवेयर बनाने से पहले पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो उस ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, एसआरएस, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन की बात करी गई है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यानी कि व्हाट, क्या करेगा, यानी कि इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट आईओ, इनपुट आउटपुट, क्या इनपुट हम जो भी है कि इसके अंदर डालेंगे, हमें क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। लेकिन यह नहीं बताता कि कैसे होगा, यानी कि इंटरनली कोड ये हाउ का जवाब नहीं देता है। ठीक है, ये हाउ का जवाब नहीं देता है ये एसआरएस। मतलब कि हाउ का मतलब इंटरनल कोड की बात नहीं करेगा, इंटरनल कोड की बात नहीं करेगा। पूरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, फंक्शंस वगैरह हो गए, ठीक है, फंक्शंस वगैरह हो गए, यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट हो गई, हार्डवेयर रिसोर्सेस हो गए, लेकिन ये कोड की बात नहीं करेगा एक्चुअल में कैसे होगा ये काम। ये एक तरह का मैनिफेस्टो है ना, पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, मैनिफेस्टो। ये हम करेंगे, कैसे करेंगे उसके पास, उनके पास कोई जवाब नहीं, राइट। उनके जुमले जो भी है लोगों तक पहुंचाने का काम है एसआरएस का, ये समझो आप। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो भी है कि इम्प्लीमेंटेशन होता है, हमें चाहिए क्या। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो वाइट बॉक्स है ना एक, वाइट बॉक्स क्या करता है कि नाम से स्पष्ट है कि वाइट बॉक्स मतलब कुछ अच्छा काम होने वाला है काम। ठीक है, अच्छा होने वाला काम ये है कि हम सिस्टम के अंदर, यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, कोड, लॉजिक और आर्किटेक्चर देखते हैं। ये सिस्टम है पूरा, ये क्या है, सिस्टम। इसके अंदर क्या देखते हैं हम, कोड। ठीक है, कोड हो गया, लॉजिक, कोड लॉजिक हो गया, आर्किटेक्चर के बारे में जो भी है देखते हैं। और एक हमारा है कि ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, ये भाई गड़बड़ कुछ मामला है यहाँ पे, मतलब कि ब्लैक अंधा है, यानी कुछ ये कुछ ज़्यादा देखता नहीं है। क्या नहीं देखता है, जैसे सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम के अंदर नहीं झांकता है, ये झांकता है। ठीक है, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसको नहीं पता है, क्योंकि अंधा है यार, नहीं पता है उसको, बाहर बाहर से चीज़ें ना फील कर पा रहा है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा मोटा मोटा ऐसा ऐसा हो रहा है।
ये क्या करता है, सिर्फ बाहर से इनपुट देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ बाहर से इनपुट देने का काम करते हैं। इसके अंदर इनपुट इनपुट देने का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ना इनपुट देंगे तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हमें क्या मिलता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट हम मिलता है तो उसको हम चेक करते हैं, आउटपुट भाई बराबर है कि नहीं है। हमने कुछ इनपुट दिया इसके अंदर, राइट, और हमें कुछ आउटपुट मिला, तो वो आउटपुट चेक करते हैं, राइट। हमें अंदर लॉजिक में क्या चल रहा है भाई, क्या इंजन यूज़ किया गया है, क्या स्पेसिफिकेशन है उस चीज़ के, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो भाई वो जैसे ही हमने गाड़ी ली ना, तो कोई भी गाड़ी है तो जैसे कि हमने तो भाई घर के पूरा परिवार उसमें आ जाना चाहिए उस गाड़ी में, ठीक है। मतलब जो भी है कि 6-7 लोग हैं तो पूरे पूरे जो भी है आ जाने चाहिए, पूरे परिवार के जो भी बच्चे बच्चे सारे उस गाड़ी में। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई गाड़ी छोटी है क्या है, कितने सीटें हैं। हम तो यही करेंगे हमारे काम की है कि नहीं है। अगर जो भी है कि 6-7 जने नहीं बैठ पा रहे, सारे बच्चे बच्चे जो भी मिला के है ना, दादा दादी जो भी है, तो वो गाड़ी काम की नहीं है भाई। फिर है ना बड़ी गाड़ी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि यार उसका इंजन है ना ये है भाई, ये इतने हॉर्स पावर का है भाई। यार हम लोग जो भी सारे लोग जा ही नहीं पा रहे तो फिर क्या मतलब, ठीक है। ये इस तरीके से, राइट। और ये वाइट बॉक्स है ना, ये भाई अच्छे से इनको ना मतलब नहीं है, ज़्यादा लोग बैठ, 2 ही लोग बैठे तो जो भी कि उनके लिए काफ़ी है। तो ये ना इंजन वगैरह चेक करेंगे यार, ये चीज़ें अंदर की जो भी है कि क्या हॉर्स पावर है, कितना एवरेज देती है, क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या नए सिस्टम जो भी लगे हैं, सेफ्टी क्या है ये देखेंगे। अंदर का पूरा सिस्टम चेक करेंगे भाई। उनको बाहर से मतलब इतना नहीं है, उनको अंदर से पूरा सिस्टम है ना चेक करेंगे। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल इंसाइट की अगर बात करें, जैसे कि टीवी वगैरह अपन खरीदते हैं ना, ये टीवी वगैरह खरीदा, ठीक है। उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, तो उस मैनुअल को क्या बोलो आप, एम फॉर मैनुअल, तो उसको क्या बोलो आप, SRS। उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है कि भाई कौन सा बटन दबाने से क्या चीज़ें सेटिंग बदलेगी, क्या होगा, ठीक है। वह है ना मैनुअल आपको बताता है कि रिमोट का कौन सा बटन, ये मैनुअल क्या बताता है कि रिमोट का जो भी है, ये रिमोट का कौन सा बटन दबाने से क्या होगा। अब ये रिमोट क्या है पता है, ब्लैक बॉक्स, यानी कि कौन सा बटन जो भी आप दबाओगे उससे कौन सा चैनल बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। उसको मतलब नहीं है कि यार अंदर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, सिग्नल कैसे ट्रांसफर हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ कैसे रही, उसको मतलब नहीं है, ठीक है। अगर अपन है ना टीवी के अंदर कौन सी चिप है काम कर रही है, अगर ये जानना चाह रहे हैं कि यार इस टीवी के अंदर जो भी है कि हमें ये डिस्प्ले पर जो भी विजुअल जो भी है कि ग्राफिक्स मूवी जो भी चल रही है, ये एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले कैसे हो रही है, ये जानना है, चिप कैसे काम कर रही है, वो होता है वाइट बॉक्स। अंदर की चीज़ें वाइट बॉक्स होगी, बाहर की चीज़ें सिर्फ ब्लैक बॉक्स, राइट। हमें मोटा मोटी हमें मतलब नहीं है भाई, हमें सिर्फ गाड़ी चलानी है, हमें नहीं पता इंजन कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, ठीक है। ये हो गया कि मान के चलो कि एग्ज़ाम वगैरह है ना, मान के चलो कि जो चीटिंग वाला रास्ता अपनाता है वो ब्लैक बॉक्स की तरह है, उसको बस आंसर जो भी है कि उसको डायरेक्ट आंसर बता दो, उसको नहीं पता वो चीज़ होती कैसे, जिसको होती कैसे है ना, ये वाइट बॉक्स वाला है, राइट। 38 नंबर की बात करते हैं अपन। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्यू से रिलेटेड है। ये भी क्यू, अभी तो अपन ने क्यू पढ़ा था, सर्कुलर क्यू के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्यू है, 38 नंबर है, राइट। तो 38 नंबर है तो क्यू एक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बात करी थी अपन ने। क्यू क्या है, क्यू की अगर बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है, यानी कि 1/1, राइट।
वन बाय वन की बात कर रहा है ये। ऐसा नहीं कि ट्री की तरह नहीं है ना, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। जो है ना, अपनी जो असल असल जिंदगी की जो है ना कतार होती है, बैंक में जो है ना लाइन वगैरह लगती है, लाइन कहीं पे भी लग जाती है भाई। कोई खाना भी बट रहा है, शादियों में भी है ना वो बुफे खाना होता है, बफे, वहाँ पे भी लाइन लग जाती है। लाइन तो कहीं पे भी लग जाती है भाई, ठीक है। तो इसी तरह क्यू का जो भी है ना लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि असल जिंदगी में अगर बात करें कि जो व्यक्ति है ना कतार में सबसे पहले खड़ा होगा, मतलब मान के चले कतार है, सबसे यहाँ पे खड़ा होगा जो इंसान, उसको सर्विस पहले मिलेगी। सही बात है। पेन खत्म हो गया, कोई बात नहीं। मान के चलो कि यहाँ पे ये इंसान है यार, इसका नंबर पहले आएगा ना, इसका लास्ट में आएगा, इसका लास्ट में आएगा। इस तरीके से जो भी इस डायरेक्शन में जो भी कि कुछ भी जो भी भंडारा बढ़ रहा है कि सर्विस जो भी मिल रही है ना, इसका नंबर पहले आएगा। तो पहले आएगा तो पहले ही बाहर होगा, ये लास्ट में जाएगा बाहर। तो कंप्यूटर साइंस में इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? फीफो। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आउट की बात करी गई है, ठीक है। इसके विपरीत, इसके विपरीत कौन सा होता है? स्टैक होता है, लास्ट इन लास्ट आउट। इसके विपरीत जो कॉन्सेप्ट होता है कौन सा होता है? स्टैक क्या होता है? तो स्टैक होता है कैसे? स्टैक होता है ऐसे, है ना, सबसे पहला एलिमेंट इधर, दूसरा, तीसरा, सबसे लास्ट वाला इधर। ये लास्ट वाला इधर हो गया तो अब निकलेगा कैसे? ये तो सबसे नीचे, ये तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये पैक है। ये क्या है? पैक है। इसको बोलो कि ये खुला हुआ है, दोनों साइड से खुला है, और इसका इधर से निकलने का, इधर से एंट्री है। इसका है ना इधर से ही जाना है, एंट्री भी इधर से ही है, और एग्जिट भी इधर से ही है। इसमें ना एंट्री को क्या बोलते हैं? पॉप, सॉरी, पुश, पुश बोलते हैं। और एग्जिट को क्या बोलते हैं? पॉप, पॉप, राइट। तो अब जैसे एंट्री पहला एलिमेंट ये है, ये तो बाहर सबसे लास्ट में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंट में जो एलिमेंट डला होगा ना सबसे लास्ट, वो सबसे पहले निकलेगा। यानी कि लिफो, लिफो कॉन्सेप्ट काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फीफो, फीफो इसकी बात कर रहा है। फीफो के सिद्धांत पर जो भी काम करता है भाई, क्यों, है ना, क्यों पूरी तरह से कतार के नियम का पालन करता है, और यह फीफो प्रिंसिपल काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? यानी क्यों पूछा गया है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? भाई ये फीफो वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। प्रैक्टिकल इनसाइट की अगर बात करें अपन की, कंप्यूटर से अगर हमें कोई प्रिंट वगैरह निकालना है, यानी कि कंप्यूटर से अपन ने कमांड दी प्रिंटर को, कंप्यूटर से जो भी कमांड दी किसको दी? प्रिंटर को। ये प्रिंटर है मान के चलो कि, ठीक है, यहाँ से प्रिंट वगैरह जो भी है, कागज जो भी है निकलते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रिंटर है। हमने प्रिंट कमांड दी इसको, तो प्रिंट, ये प्रिंट करेगा, लेकिन ये प्रिंट करने पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रिंटर में? इस प्रिंटर में है ना क्यू, क्यू यूज होता है। यानी कि जो आप पहले प्रिंट के लिए मान के चलो कि 10 पेज थे, 10 पेज थे, तो सबसे पहला पेज है ना उसका पहले निकलेगा, फिर बाद में, इस तरीके से। मान के चलो कि 10 पेज वाली एक, ये एक अलग फाइल हो गई,
ये 50 पेज वाली फाइल होगी है, ये हो गई 5 पेज वाली, 5 पेज वाली फाइल। ये 1 हो गया, 2, 3। यार अगर सबसे पहले इसको है ना, सबसे पहले फर्स्ट इसकी कमांड चलेगी, इसकी कमांड चलेगी तो ये वाला पहले जो भी 5 पेज वाला निकलेगा, इसके बाद इसका नंबर आवे, ऐसे आप समझो। सबसे पहले कौन, ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, राइट, इस तरीके से। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है सिग्नल के बारे में क्वेश्चन 39। हमारे जो सिग्नल होते हैं ना, कोई भी कम्युनिकेशंस के जो भी सिग्नल हो गए, साउंड के हो गए, तो जो साउंड के जो सिग्नल होते हैं, आवाज़ के, रियल वर्ल्ड में ना सिग्नल, जैसे कि आवाज़, जो आवाज़ हो गया वो कौन सा सिग्नल है, आवाज़। मैं अभी आप तक जो पहुंचा रहा हूँ एक्चुअल में सिग्नल कौन सा है, ये है एनालॉग, एनालॉग। फिर जो भी डिजिटली वो कन्वर्ट हुई है, राइट। सबसे नेचुरल हमारे जो भी एनालॉग होती है, और ये एनालॉग होती कैसी है, तो कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में, राइट। ये है तो अगर ये बेस है, ये कंटिन्यूस ऐसे वेव की फॉर्म में ये सिग्नल होते हैं, राइट। एनालॉग की सिग्नल यानी कि कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वेव की फॉर्म्स में, राइट। कंप्यूटर केवल है ना डिजिटल डेटा जैसे कि 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर कंप्यूटर वही समझता है ना। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है भाई, कौन से सिग्नल समझता है, डिजिटल डेटा। और डिजिटल डेटा क्या होता है, 0 और 1, राइट, बाइनरी। तो एनालॉग से ये वाला सिग्नल इस 0 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट कैसे होगा, यहाँ पे ना ये कन्वर्जन करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए मैथमेटिकल राउंडिंग होती है। क्या होता है, मैथमेटिकल राउंडिंग की कैलकुलेशन चलती है मैथमेटिकली। तो ये कैसे होता है ये काम, ठीक है। अगर अपन क्वांटम क्वांटिजेशन की बात करें, होता क्या क्वांटिजेशन, इसमें क्या होता है कि जो कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, ये कंटिन्यूस जो एनालॉग जो सिग्नल है, राइट, है ना, ये कंटिन्यूस जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट डिजिटल वैल्यू में राउंड ऑफ किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है डिस्क्रीट वैल्यू में, डिस्क्रीट डिजिटल वैल्यूज में क्या किया था, राउंड ऑफ। मतलब कि वही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को इस अगर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब भी क्या हुआ, 0 1, है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वांटिजेशन, है ना। क्वांटिजेशन यही है कि एनालॉग ये सिग्नल है, ए फॉर एनालॉग है, इसको हमें डिस्क्रीट डिजिटल यानी कि 0 1 फिक्स, है ना। ये डिस्क्रीट बोले तो अगर सिग्नल की बात करें तो ये होता है, जैसे कि ये हो गया, ये होता है डिस्क्रीट की बात करता है। स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में जो भी है ना कंटिन्यू जो भी चलते हैं उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम नीचे वाला 0 हो गया, ऊपर वाला हाई, 0 1 0 1, इस तरीके से। जो नॉइज की कॉन्सेप्ट है कि ये नॉइज क्या होता है, ये नॉइज अपना नोज नहीं है, ठीक है, नोज की बात नहीं कर रहा, ये नॉइज है।
तो जैसे कि इस अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि राउंड ऑफ किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जाता है, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ किया जाता है, जिससे डिस्क्रीट वैल्यू निकलती है। तो ये राउंड ऑफ करने की है ना, इस राउंड ऑफ करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो ओरिजिनल सिग्नल है ना, ये ओ फॉर ओरिजिनल, ये ओरिजिनल सिग्नल है ना, ओरिजिनल, तो इस ओरिजिनल से डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल इसमें एनालॉग से ओरिजिनल से इस डिजिटल में कन्वर्ट होते टाइम है ना, ये कन्वर्ट होते टाइम हल्का सा अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है, ये करने में हल्का सा अंतर, डिफरेंस, अंतर आ जाता है, उसे ही क्वांटिजिंग नॉइज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वांटिजिंग नॉइज, नॉइज कैसी, क्वांटिजिंग। क्वांटिजिंग नॉइज कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है ना, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीक का हिस्सा है। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, इस प्रक्रिया को एक टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है वो, पीसीएम, पीसीएम यानी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीक का हिस्सा है, और ये एफडीएम और टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक है। पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक, राइट, इसी का हिस्सा है, ये राउंड ऑफ हो रहा है ना, इसी का हिस्सा है। जो एफडीएम, एफडीएम और टीडीएम, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन, ये भी क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक है, मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक है, ठीक है, कन्वर्जन की नहीं, है ना। ये मल्टीप्लिकेशंस की टेक्निक है, मॉड्यूलेशन, ये फ्रीक्वेंसी टाइम डिवीजन वाली, ये कन्वर्जन की नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन वाला ये हो गया राउंड ऑफ, क्वांटिजेशन। जैसे कि क्वांटिजेशन में सिर्फ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का हिस्सा है, ठीक है। पीसीएम एक कन्वर्जन, और पीसीएम यह कन्वर्जन करता है, इसलिए नॉइज पीसीएम में ही उत्पन्न होता है, राइट। ये मल्टीप्लेक्सिंग करता है, राइट, पीसीएम। जैसे एक गायक है, एक गायक है, एक गायक है, स्टूडियो में गाना गा रहा है, स्टूडियो में ये गाना गा रहा है, ये स्टूडियो है, तो एनालॉग सिग्नल होता है, और उस गाने को अगर MP3 में हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, MP3 में, तो पीसीएम डिजिटल फॉर्मेट, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसी फॉर्मेट का जो भी है रिकॉर्ड किया जाता है। ये MP3 सॉन्ग किस में रिकॉर्ड किया जाता है, पीसीएम, पीसीएम जो भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर फाइल साइज जैसे कम करने के लिए ना, हल्की सी अगर बैकग्राउंड में क्वालिटी लॉस होती है, तो वह क्वांटिजिंग नॉइज का ही उदाहरण है, राइट। जैसे कि सिग्नल कन्वर्जन है, क्या है, एनालॉग टू डिजिटल, रिक्वायरिंग राउंड ऑफ वैल्यू, डिफरेंस कॉज एरर, क्वांटिजिंग नॉइज, कन्वर्ट करते टाइम डिफरेंस कॉज एरर, क्वांटिजिंग नॉइज टेक्निक यूज्ड पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसका आंसर क्या था, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन, राइट। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन।
40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैसे हमारा जो प्रोसेसर वगैरह होता है ना, ये मान के चलो कि प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेसर है तो इसके पास कुछ रजिस्टर होंगे, कुछ इसके पास रजिस्टर है ना। तो अगर उसको बहुत सारी प्रोसेस एक ही रजिस्टर में इस्तेमाल करने की जो भी करते हैं, ठीक है, यानी कि पाइपलाइन प्रोसेसर में सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये सीपीयू है, राइट, सीपी पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होता है कि ये पाइपलाइन है, इसमें ना टास्क T1 T2 T4, तो ना ये सीपीयू है ना, इनको ना अच्छे से काम कर सके, यानी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करें, यानी कि सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए एक साथ है ना क्या करना पड़ता है, इनको अगर जो भी है कि बहुत फास्ट से प्रोसेस करना है तो ये सीपीयू यहाँ बना देता हूँ, इस सीपीयू में ये प्रोसेस जाएगी, राइट, सीपीयू है, इसमें ना एक साथ कई इंस्ट्रक्शन जो भी है रन होते हैं, क्या होता है, एक साथ कई इंस्ट्रक्शन जो भी है कि जितना ज़्यादा टास्क होंगे रन किए जाते हैं, और जब है ना सीपीयू के पास रजिस्टर कम होते हैं जब भी है ना सीपीयू के पास रजिस्टर कम होते हैं तो इंस्ट्रक्शन आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्टेज है, कम होते हैं, रजिस्टर क्या है, कम है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इंस्ट्रक्शन है ना, रजिस्टर का क्या मतलब है, इस रजिस्टर क्या है, मेमोरी, एक टाइप की मेमोरी है, लेकिन ये बहुत कम जो भी स्टोरेज करती है, 0 या 1। तो अगर इसके पास जो भी रजिस्टर कम पड़ जाते हैं ना, तो इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, इंस्ट्रक्शन राइट, इंस्ट्रक्शन टकरा जाते हैं जब भी दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन का एक ही रजिस्टर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये मान के चलो कि ये क्या है, रजिस्टर R4 रजिस्टर, ये है इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2, ये दोनों एक साथ जो भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो बिना एक दूसरे पे है ना डिपेंडेंट हुए, इसे अगर दोनों एक ही रजिस्टर को टारगेट कर रहे हैं तो यार डेटा गड़बड़ा जा सकता है ना। इस प्रॉब्लम को जो भी दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये डिपेंड ना हो इस रजिस्टर पे, ये दोनों डिपेंड ना हो, यानी कि एक डिपेंड हो सकता है यार, दोनों कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम नेम डिपेंडेंसी या डेटा हजार्ड जैसे जो भी है कि यूज़ करते हैं। इस प्रॉब्लम को जो भी है ना सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, नेम डिपेंडेंसी या फिर डेटा हजार्ड, डेटा हजार्ड कहते हैं इसको, ठीक है। इस समस्या को जो सॉल्व करने के लिए जो भी डेटा हजार्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक टेम्परेरी, ये वाले जो रजिस्टर, तो यार इसको ये इस रजिस्टर को यूज़ करना चाह रहे थे, तो एक टेम्परेरी है ना कि वर्चुअल रजिस्टर सीपीयू यूज़ करता है, यानी कि इसे सुलझाने के लिए सीपीयू हार्डवेयर होता है ना, ये सीपीयू हार्डवेयर है, इस समस्या को जो भी सुलझाने के लिए अपने आप में क्या करता है, ये
इंटरनल लेवल पर टेम्परेरी रजिस्टर बनाता है। इंटरनल लेवल पर क्या करता है, टेम्परेरी रजिस्टर, ये रजिस्टर जब भी बनाता है, मान के इंटरनली रजिस्टर बनाता है, इसे ही क्या कहते हैं, रजिस्टर रीनेमिंग कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर रीनेमिंग का एकमात्र उद्देश्य है ना, जो पाइपलाइन की बात करी गई थी ना, पाइपलाइन में आने वाले फॉल्स डेटा को है ना खत्म करना है, ताकि प्रोसेसर बिना रुके काम कर सके। यानी कि पाइपलाइन में जो इस पाइपलाइन में डेटा वगैरह आ रहा है, मतलब कोई जो भी है कि प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है, उसको ना जो भी काफ़ी सारे डेटा के मतलब कि उसको जो रिक्वायरमेंट है यार, वो तो पड़ेगी ही ना, वो डेटा, उस डेटा की तो जो भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको पाइपलाइन है, इसको पाइपलाइन। ठीक है, ये है सीपीयू। तो इस पाइपलाइन में है ना आने वाले डेटा में है ना फॉल्स डेटा, यानी कि गलत डेटा टकरा नहीं जाए इस प्रॉब्लम से। ये रजिस्टर को सेम यूज़ कर रहे हैं I1 I2 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको खत्म जो भी है कि पाइपलाइन में डेटा टकरा नहीं जाए, इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, प्रोसेसर बिना रुके काम कर सकता है। इसका जो भी प्रोसेसर है ना पी, एकदम जो भी बढ़िया से काम कर सकता है। तो ऑप्शन सी है, टू हैंडल सर्टेन काइंड ऑफ हजार्ड, यानी कुछ प्रकार के खतरों से निपटने के लिए। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल इंसाइट की अगर बात करें, जैसे कि ये क्लासरूम है, 2 ऐसे स्टूडेंट है जिनका नाम सेम है, ये वो है। ठीक है, मान के चलो कि इसका नाम है, क्या नाम ले लेते हैं, राहुल। तो राहुल 1, जैसे टीचर राहुल बोलेगा तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको बोल रहे हैं मेरे को बोल रहे, तो उसको ना रीनेमिंग करेंगे, यानी कि रजिस्टर रीनेमिंग, यानी कि उनका है ना एक रोल नंबर जो भी है कि दे देंगे उसको, मान के चलो 1 बुला रहे हैं, इसको 2, कुछ भी हो सकता है रोल नंबर। ठीक है, तो इससे ये अपन ने सोल्व कैसे किया, रजिस्टर रीनेमिंग। ठीक है, रजिस्टर रीनेमिंग के थ्रू इट, इसी को क्या बोलते हैं, रजिस्टर रीनेमिंग। रजिस्टर रीनेमिंग कहते हैं, राइट। जिससे ना इस क्लासरूम में है ना बिना रुके है ना जो भी एक क्लास चल सके, यानी कि पाइपलाइन स्मूथ चलता रहे। प्रॉब्लम क्या थी समझ गए आप, कि लैक ऑफ फिजिकल रजिस्टर, सीपीयू के पास जो भी कि रजिस्टर ज़्यादा नहीं थे, इससे क्या हो रहा था कि डेटा हजार्ड हो रहा था। तो उसका सॉल्यूशन क्या था कि सीपीयू डायनेमिकली रिमेन रजिस्टर, यानी कि सॉल्यूशन ये था कि सीपीयू है ना डायनेमिकली रीनेम रजिस्टर रीनेमिंग। ठीक है, कुछ टेम्परेरी जो भी है रजिस्टर जो भी है बना दिया है ना, राइट। तो एलिमिनेट स्ट्रक्चरल और डेटा कॉन्फ्लिक्ट हजार्ड। ठीक है, यही था। ठीक है, आज यहीं तक इस वीडियो को। तो गाइस इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं अपन। ऐसे ही पार्ट वाइज पार्ट और वीडियोस आएंगे, ठीक है, टिल द कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो तब तक आप चैनल को है ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, है ना, जिससे हमारी टीम को मदद मिले। ओके, थैंक यू।